कैसे हैं बच्चों। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और निश्चित रूप से आप इसके पहले का जो क्लास था उसको अच्छे से अटेंड किए हैं। मैं कामता प्रसाद साहू गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से आज मैं आप लोग को जीव एवं समष्टियाँ इसके विषय में हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर ये एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है और इस अध्याय से बहुत सारे प्रश्न आने का भी संभावना है। इसमें हम देखेंगे नीट अगर दिलाना चाह रहे हैं कोई स्टूडेंट तो कुछ हम यहाँ चर्चा करते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि नीट में पिछले 3 साल का इसमें किस प्रकार से कितना % इसमें प्रश्न आया था उसके बारे में यहाँ पर दिखलाया गया है। 2022 में यहाँ से 33% आया था और 2023 में 45% है और 2024 में 22% है। इस प्रकार से इसमें नीट में किस प्रकार से इसमें वेटेज जो है, जो महत्व है यहाँ पर प्रश्न आने का, इसके बारे में बताया गया है। ठीक इसी प्रकार से हमारे बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से लगभग 8 से 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए आप सभी अच्छे से सुनेंगे ध्यान से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जय और समष्टियाँ, यहाँ पर जो चित्र दिख रहा है ये हमारे भारतवर्ष के वैज्ञानिक जो थे, जो कि पारिस्थितिकी के जनक कहा जाता है, जिसका नाम है रामदेव मिश्रा, जिनका जन्म जो है 1908 और मृत्यु जो है 1998 में हुई है। इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग अपने अंडर बहुत सारे विद्यार्थियों को PhD की उपाधि पे प्रदान किए हैं और ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जा कर के बच्चों को पढ़ाते थे और विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी के संबंध में अपना विचार रखते थे। इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे पारिस्थितिकी के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। पारिस्थितिकी क्या है और यहाँ पर किस प्रकार से जीवों का निर्माण होता है उसके बारे में देखेंगे। हमारे जैविक विश्व में लुभावनी विविधता और आश्चर्यजनक जटिलता है, जिसमें से यहाँ पर जीव विज्ञानी संगठन के विभिन्न स्तर यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे जीव विज्ञानी संगठन के अंतर्गत वृहत अणु है, कोशिकाएं हैं, ऊतक है, अंग है, व्यष्टि है, जीव है, समष्टियां हैं, समुदाय है, पारितंत्र और जीवों। यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग बृहत अणु, कोशिकाएं, ऊतक, अंग, व्यष्टि, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग जीव, समष्टियां, समुदाय, पारितंत्र और जीवों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एग्जाम में एक चीज पूछा जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र के सबसे छोटा इकाई क्या है। तो सबसे छोटा इकाई यहाँ पर दिया गया है। सबसे छोटा इकाई है आपका जीव। सबसे छोटा इकाई क्या है? जीव। और पारिस्थितिक तंत्र का सबसे बड़ा इकाई जो है जीवोम। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, इसको अक्सर पूछा जाता है। सबसे छोटा इकाई है जीव और सबसे बड़ा इकाई है जीवोम। इसी प्रकार से पारिस्थितिकी के बारे में हम लोग देखें, पारिस्थितिकी का डेफिनेशन क्या है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से पारिस्थितिकी के बारे में अलग अलग डेफिनेशन बताए हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर देखेंगे पारिस्थितिकी को व्यापक रूप से जीवधारियों एवं उनके वातावरण के मध्य होने वाले अंतर संबंध के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में पारिस्थितिकी के बारे में पहले बार इनका प्रयोग किया था, पारिस्थितिकी शब्द का। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे अर्नेस्ट हैकल ने और भी बताया था जीवों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और साथ ही साथ पारस्परिक आपस में जो संबंध होता है जैविक और अजैविक घटक का, उसके अध्ययन को पारिस्थितिकी विज्ञान कहा गया है। इसको हम लोग सामान्य भाषा में और देखें तो जीव तथा उसके चारों ओर उपस्थित पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा गया है। नेक्स्ट है, अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि पारिस्थितिक तंत्र किस प्रकार से किन किन घटकों से मिलकर के बना है। तो पारिस्थितिक तंत्र जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के घटक से मिलकर के बना हुआ है। पहला है आपका जैविक घटक और दूसरा है आपका अजैविक घटक, बायोटिक और अबायोटिक। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जैविक घटक के अंतर्गत किन किन चीजों को रखा गया है। जैविक कहने का मतलब होता है जिसमें जीवन पाया जाता है ना। और इसमें मुख्य रूप से जो जीवित पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं, मुख्य रूप से इसमें आता है। इसी के साथ साथ दूसरा जो है आपका अजैविक घटक है। अजैविक घटक में मुख्य रूप से तापमान को लिया गया है, जल को लिया गया है और
प्रकाश, मृदा, साथ ही साथ इसमें यहां पर ये वायु है, वायु को लिया गया है। तो इस प्रकार से अजैविक घटक के अंतर्गत तापमान, जल, प्रकाश और मृदा, साथ ही साथ वायु आते हैं। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे कि एक पारिस्थितिक तंत्र को किस प्रकार से यहाँ पर दिखलाया गया है। पारिस्थितिक तंत्र में यहाँ पर जैविक घटक भी दिखाई दे रहा है और अजैविक घटक भी दिखाई दे रहे हैं, है ना। जैसे कि सनलाइट वगैरह है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर अजैविक घटक के रूप में है, पेड़ पौधे हैं यहाँ पर जैविक घटक के रूप में है, इसी में इंसेक्ट भी है, प्रोटोजोअन्स है, एल्गी है ना, प्लैंक्टॉन्स है, बैक्टीरिया है, और यहाँ पर जल का एक पारिस्थितिक तंत्र देखने को मिल रहा है। तो एक पारिस्थितिक तंत्र बहुत ही अच्छे तरीके से जैविक और अजैविक घटकों का एक मिश्रण होता है, जिसमें आपस में स्पर्धाएं होती रहती है, आपस में अनुक्रियाएं होती रहती है, और इस प्रकार से जीव जो है अपने आप को जीने के लायक बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जीव का, क्योंकि हमने सबसे पहले हमने बताया कि जीव जो है पारिस्थितिक तंत्र के इकाई होते हैं, है ना। जीव जो है पारिस्थितिक तंत्र के प्रथम इकाई होते हैं, सबसे सूक्ष्मतम। तो जीव का निर्माण कैसे होता है? तो जीव का निर्माण सबसे पहले हम देखेंगे, किसी भी जीव का निर्माण जो है कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो कोशिकाएं जो होती है आपस में मिलकर के टिश्यू अर्थात ऊतक का निर्माण करते हैं। उसके बाद सभी ऊतकों से जो ऊतक होते हैं, ऊतक से मिलकर के अंगों का निर्माण होते हैं। तो ऊतक से मिलकर के अंगों का निर्माण होते हैं। अंगों का निर्माण मतलब जैसे कि हमारे शरीर में हम मनुष्य हैं तो हमारी अपनी बात करें, इसमें अंग का निर्माण होता है, लीवर, किडनी, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, इस प्रकार से मिलकर के अंगों का निर्माण होता है। और जब अंग पूरा बन जाता है तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। अंग तंत्र अर्थात हमारा जीव शरीर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसी को, और जीव विज्ञानी संगठन स्तर। जीव विज्ञानी संगठन स्तर की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है जीव। सबसे पहले आता है जीव। जीव क्या है? तो जीव के बारे में अभी हमने देखा कि कोशिकाओं से ऊतक बना, ऊतक से अंग बना, अंग से अंग तंत्र बना, है ना। अंग तंत्र था, जीव का निर्माण हो गया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है समष्टियां। समष्टियां क्या है? तो किसी भी जीव के समूह को, किसी भी जीव के समूह को समष्टियां कहते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि समष्टियां भी अलग अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर जाति जो है बहुत अलग अलग है, विभिन्न प्रकार के जातियां हैं, जैसे कि हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, है ना, मनुष्य, ये सब अलग अलग जातियां हैं। तो सभी अलग अलग जातियों के समूह से समष्टियां बनती है, मतलब समष्टियां बहुत सारी हो सकती है। तो अलग अलग समष्टियां मिल करके, है ना, अलग अलग जातियां मिलकर के एक समष्टियों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से अगला बिंदु जो आता है वो है समुदाय। अगला जो बिंदु है वो है समुदाय। समुदाय का निर्माण कैसे होता है? तो जब विभिन्न प्रकार के समष्टियां आपस में जब मिल जाती है तब फिर समुदाय का निर्माण करते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार की जातियां, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ये जितने भी जातियों का जो समष्टियां हैं वो आपस में जब मिल जाएंगे तो समुदाय बनता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है पारितंत्र। तो जब ये समुदाय जो है बहुत सारे, जब आपस में जब जातियां, समष्टियां जो आपस में मिल जाती है तो समुदाय का निर्माण कहता है। बहुत सारे समुदाय जो है ना, बहुत सारे समुदाय जो है आपस में जब मिल जाते हैं तो पारितंत्र का निर्माण करते हैं, जिसमें हम लोग जैविक घटक और अजैविक घटक को देखेंगे, जितने भी प्रकार के जैविक घटक है। नेक्स्ट है पारितंत्र। अब पारितंत्र का निर्माण हो जाता है तो पारितंत्र भी हम देखेंगे कि पारितंत्र भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि वन का पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, पारितंत्र होते हैं, थल का होते हैं, है ना, अलग अलग, और घास का हो गए। इस प्रकार से जब आपस में मिल जाते हैं बहुत सारे पारितंत्र और जैविक घटक, तब फिर जीवोम का निर्माण करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि सबसे बड़ी इकाई पारिस्थितिक तंत्र का सबसे बड़ा इकाई जो होता है जीवोम होता है, जिसमें जैविक घटक और अजैविक घटक के साथ साथ जितने भी जीव होते हैं वो सब एक साथ सम्मिलित होकर के जीवोम अर्थात जैवमंडल का निर्माण करते हैं। इसको और ओवरव्यू इसको देखें तो थोड़ा सा देख लेते हैं। पारितंत्र है, पारितंत्र को जैविक एवं अजैविक घटकों में बांटा गया है, 2 घटकों में, है ना। और इसके बाद फिर इसमें प्रमुख जो अजैविक कारक जो होते हैं उसमें होता है तापमान, जल, मृदा, प्रकाश और वायु। अब देखिए यहाँ पर ये जो अजैविक घटक है, ये अजैविक घटक जो है लगातार जैविक घटक को प्रभावित करते रहते हैं, आपस में पारस्परिक क्रियाएं करते रहते हैं, लगातार ये प्रभावित करते रहते हैं।
इसमें जैविक घटक भी ऐसे होता है कि जैविक घटक मतलब एक जीवित जीव को ही प्रभावित करते रहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट इसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे है इसमें अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रियाएं, किस प्रकार से इसमें अनुक्रिया होती है, उसके बाद अपने आप को कैसे अनुकूलित करता है वातावरण के प्रति, और उसके बाद एक समष्टि का निर्माण करते हैं, और ये समष्टियां जो है पारस्परिक क्रियाएं करके किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे कि यहां पर देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट आता है अजैविक जो घटक होते हैं, उसमें सबसे पहला आता है तापमान। तापमान जो है किस प्रकार से जीवों को प्रभावित करते हैं उसके बारे में यहां पर देखेंगे। तो तापमान जो होता है हमारे उपापचयी, सबसे पहले हमारे उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, है ना। तापमान एंजाइम की बल गति को प्रभावित करते हैं, और इसके द्वारा हमारी जो उपापचयी क्रिया है जीव के अन्य कार्य की प्रकार होते हैं उसकी गतिविधियां को प्रभावित करते हैं, है ना। इस प्रकार से विभिन्न जातियों के भौगोलिक वितरण काफी हद तक उनकी तापीय सहन शक्ति पर निर्भर करता है। इसी क्रम में हम देखेंगे तापमान विभिन्नता को सहन करने की क्षमता के आधार पर, तापमान की विभिन्नता, क्योंकि अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगह जब जाते हैं हम लोग इस पृथ्वी पर, अलग अलग जगह, हर जगह एक जैसा तापमान नहीं होता है ना। कहीं पर ज्यादा तापमान होता है, मतलब गर्मी ज्यादा होती है, कहीं पर ठंडी होती है। तो इस प्रकार से हम तापमान विभिन्नता को सहन करने के आधार पर, है ना, प्राणी को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका तनुतापी, है ना, पहला होता है पृथुजातापी, जिसको यूरिथर्मल कहा जाता है। मतलब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि तापमान की व्यापक परास को, मतलब जैसे जितना ज्यादा गर्मी होता है उसको भी सहन करने की क्षमता होती है। तो तापमान को सहन करने की क्षमता के आधार पर प्राणियों को रखा गया है, जिसमें स्तनधारी आते हैं, जैसे कि हम लोग हैं। हमारे बॉडी टेम्परेचर, जैसे कि गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से पसीना निकलना, और कैसे हम लोग अपने आप को सेटलमेंट करके रखते हैं वातावरण के साथ, और वैसी जब ठंडी लगती है तो हम लोग कपकपी के साथ में अपने शरीर को, है ना, आयतन को सीमित करने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में और देखेंगे आगे। जो दूसरा होता है इसमें तनुतापी। तनुतापी वे होते हैं जो जीव तापमान की कम परास में ही रहते हैं, मतलब इनके बॉडी में किसी प्रकार से संतुलन करने की क्षमता नहीं होती है ना। अगर अधिक गर्मी हो तो उसको सहन नहीं कर पाते, कम अगर लो टेम्परेचर हो तो उसको भी सहन नहीं कर पाते। तो इस प्रकार के भी जीव होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे ध्रुवी भालू जो होता है ना, टेम्परेचर के आधार पर अपने आप को एडजस्ट करते हैं वातावरण में। इसी प्रकार से छिपकलियां होती है, कुछ उभयचर होते हैं और कुछ पौधे भी होते हैं। आगे है शरीर की तापमान को नियत रखने की क्षमता के आधार पर प्राणी जो है दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि यहां पर दिखाई दे रहा है विषमतापी। विषमतापी क्या है? विषमतापी जीवों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार से बदलता रहता है, और इस प्रकार के जीवों को कहा जाता है एक्टोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड या शीत रुधिर तापी भी कहा जाता है। जैसे कि सरीसृप होते हैं, कुछ उभयचर होते हैं, मेंढक वगैरह। इसी में समतापी जो होते हैं ये अपने तापमान को नियत बनाए रखता है ना, पक्षी स्तनधारी हो गए। अब मुख्य चीज ये है कि तापमान का और क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जरा देखें। तापमान पादप में उनकी विभिन्न प्रक्रियाएं होती है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की दर जो है तापमान के ऊपर डिपेंड करता है ना। तापमान अगर ठीक ठाक है तब वो काम ठीक से करेंगे पेड़ पौधे, है ना। तापमान और प्रकाश जो है सूर्य का ही, है ना, एक पूरक अंश है जो दोनों को इक्वल कहा गया है। तापमान और प्रकाश जो है सूर्य से ही हमको मिलता है। इसी प्रकार से श्वसन जो है ना, बॉडी में जो श्वसन रेस्पिरेशन जो होती है उसमें भी तापमान का बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रजनन के लिए भी तापमान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से फ्लावरिंग के लिए, है ना, फूलों में पुष्पन की क्रिया होने के लिए तापमान भी बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार खनिज पदार्थ है, जल का अवशोषण है, वृद्धि है, विकास है ना। इस प्रकार से तापमान अपना प्रभाव डालते हैं। और इसी के साथ साथ हम देखेंगे समान रूप से तापमान प्राणियों में उनकी उपापचयी क्रिया के साथ साथ वितरण जो है, लिंग अनुपात है, रंग है, वृद्धि है, विकास है और व्यवहार आदि पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। इसी को हम लोग यहाँ पर ये टेम्परेचर के बारे में हम लोग जरा देखें। ये जैसे कि पृथ्वी है तो सनलाइट जो है इस पर आप देखेंगे, जैसे कि सेंटर में जो है आपका ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आपका
भूमध्य रेखा कहलाएंगे, जहां पर हम सूर्य से डायरेक्ट जो है प्रकाश किरणें जो है तापमान जो है डायरेक्ट पड़ते हैं, इस कारण से यहाँ पर इस वाला रीजन में, इस वाला क्षेत्र में गर्मी ज्यादा होगी। और यहाँ पर ये दूरी ज्यादा तय कर रहे हैं ना, सूर्य प्रकाश जो है ज्यादा दूरी तय कर रहे हैं, तो नॉर्थ और साउथ जोन में तापमान और प्रकाश जो है कम पड़ता है, इस कारण से यहाँ पर दोनों छोर में ठंडी ज्यादा होती है, बर्फ ज्यादा यहाँ पर जमे रहते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे ये भालू जो है अपने आप को किस प्रकार से वातावरण की गर्मी के हिसाब से अपने आप को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाते हैं, और जब वातावरण जब वापस उसी के अनुरूप होता है तो वापस आ जाते हैं। इसमें हम लोग नेक्स्ट जो अजैविक घटक है, अजैविक कारक है, उसके बारे में देखेंगे, वो है जल। जल किस प्रकार से जीवों को प्रभावित करते हैं। तो जल जो है हम देखेंगे पृथ्वी के लगभग 73% हिस्सा में जल पाया जाता है, और जल जीव द्रव्य का मुख्य घटक होता है। किसी भी क्षेत्र की वनस्पति पर वर्षा, हिम, वायु की आर्द्रता का सीधा प्रभाव पड़ता है, और पृथ्वी की सतह पर तथा वातावरण के बीच दो क्रमिक घटनाएं वर्षा तथा वाष्पोत्सर्जन होती रहती है ना, वर्षा भी होती है और वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं भी होती है। अब इसी वर्षा और वाष्पोत्सर्जन क्रियाओं के होने के कारण है ना, निरंतर जो है जल चक्र बना रहता है। ठीक है, जल चक्र क्या है, तो ये विभिन्न माध्यमों से आप देखेंगे, डायग्राम के माध्यम से यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य प्रकाश जो है यहाँ पर, ये जो है ये समुद्र कह सकते हैं है ना, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव जो है यहाँ पर जीवित है। यहाँ पर दो कंडीशन होता है। फर्स्ट जो होता है यहाँ पर वाष्पन की क्रिया है ना, वाष्पन की क्रिया के द्वारा जो है जल की हानि होती है। उसी प्रकार से पेड़ पौधे जो है यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, तो वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के माध्यम से है ना कंडेंसेशन की क्रियाएं होती है। यहाँ पर आपस में इनके जो जल के जो अणु होते हैं आपस में एक बादल का रूप ले लेते हैं, और जब एक वातावरण जब उसमें बदलाव आता है तब यही जो होता है आपस में प्रेसिपिटेशन करके, अवक्षेपण करके जल की बूंदें जो है बारिश के रूप में नीचे धरती पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो जल का भराव यहाँ से तो हानि हुआ था है ना, अब यहाँ से किस प्रकार से ये फिर से ये चक्रीकरण में आकर के फिर से ये जल भराव को पूरा करेगा। तो यहाँ पर बारिश होने पर एक तो होता है ये सीधा बह करके ऊपर 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 बह करके सीधा ये नदी नाला से होकर के पूरा समुद्र में चले जाते हैं। दूसरा जो होता है यहाँ पर अंदर जो है ग्राउंड वाटर के थ्रू ये अंदर जो है जमीन के अंदर सीधा जाते हुए ये है ना समुद्र पर चले जाते हैं। इस प्रकार से जल भरा होता है ना। तो प्लीज माइक ऑफ कर देंगे, जो भी माइक ऑन किए हैं उसको ऑफ कर देंगे। आएगा ना 6 नंबर का माइक ऑफ कर देंगे, डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे अब आगे हम लोग देखेंगे जल का पौधों पर प्रभाव, जल का पौधों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जल विभिन्न जैविक क्रियाओं का माध्यम होता है। जल को सार्वत्रिक विलायक कहा गया है, और जल की उपलब्धता के आधार पर स्थलीय आवास के पौधों को 3 समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से समूह उसके बारे में जरा चर्चा करें। हाइग्रोफाइटिक फर्स्ट जो होता है इसमें हाइग्रोफाइटिक होता है, मतलब ऐसे पौधे जो हैं गीले और नमी क्षेत्र में अपने आप को प्रतिस्थापित करते हैं। और दूसरा जो होता है समोद्भिद, जिसको मिसोफाइट कहा जाता है। ये जो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं जो कि अनुकूल नमी और वातन में उगने वाले पौधे होते हैं। और नेक्स्ट होता है मरुद्भिद पौधे। मरुद्भिद मतलब जहां पर शुष्क क्षेत्र होता है वहां पर भी कुछ पौधे जो है पाए जाते हैं। इसी क्रम में हम लोग देखेंगे जलीय जीवों के लिए जल की गुणवत्ता, जलीय जीवों के लिए जल की गुणवत्ता और रासायनिक संगठन, साथ ही साथ उसका पीएच मान जो रहता है, मतलब
जल जो है अलग अलग प्रकार से हमको देखने को मिलता है। जैसे कि समुद्र का पानी जो होता है वो खारा होता है ना, तो वहां का जो जीव होता है वो अलग प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। और फ्रेश वाटर में जो जीव होते हैं जो पाए जाते हैं उसमें पानी का कंडीशन अलग होता है, उसमें जो रासायनिक संगठन होता है उसका पीएच मान होता है वो अलग होता है, अर्थात अलग अलग पीएच मान पर भी जीव अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ जीव लवणता की व्यापक परास के प्रति सहनशील होते हैं, है ना, जैसे कि ज्यादा वो सॉल्टी वाटर है तो उस प्रकार के जीव को हम लोग पृथु लवणी या फिर यूरोहेलाइन कहते हैं, जिसमें एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं सैल्मन एक ऐसा जीव है जो कि अधिक लवण वाले पानी में पाया जाता है। इसी प्रकार दूसरा है कुछ जीव कम परास में ही अपना जीवन यापन करते हैं जिसको तनु लवणी कहा जाता है और इसको स्टेनोहेलाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सार्क जो होते हैं वो कि कम परास वाले, है ना, मतलब तनु लवणी होते हैं और उसमें अपना जीवन यापन करते हैं। इसी क्रम में हम लोग देखेंगे बहुत से जो जीव होते हैं इनको अगर आपस में एक्सचेंज करें और जीवन यापन करने के लिए अगर हम उसको बाध्य करें तो ये जीव जो है अपने आप को सेटलमेंट नहीं कर पाते। जैसे कि देखिए फ्रेश वाटर में अगर रहने वाले जीव है उस जीव को यदि हम समुद्र के पानी में ले आए या फिर समुद्री जीव जो होते हैं उसको हम फ्रेश वाटर में ले आए तो ये लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते, अर्थात इसमें परासरणी समस्या उत्पन्न होती है, परासरण का, ठीक है। इसी क्रम में हम लोग देखें अगला जो अजैविक घटक है वो है आपका प्रकाश का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है पारिस्थितिकी में। इसमें हम लोग देखें पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थों को उत्पन्न करते हैं। यह ऐसी प्रक्रिया है जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में धूप उपलब्ध होने पर ही संभव हो पाता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में ही होती है, रात में नहीं होता, है ना। अतः प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए हम जीवधारियों के लिए विशेष रूप से हम देखें तो प्रकाश के महत्व को समझे तो वनों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेगा, है ना। पेड़ पौधे का जो हाइट होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। इसमें होता है साग, झाड़ी और वृक्ष। तो जो लंबे लंबे जो वृक्ष होते हैं उसको सबसे पहले प्रकाश मिल जाता है तो उसमें अच्छे से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। उसके बाद आता है झाड़ी जिसकी हाइट जो है 5 से 7 फीट के आसपास माना गया है इसको, तो उसमें प्रकाश जो है बड़े वृक्ष के अपेक्षा उसको कम मिलता है, इसलिए उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर थोड़ा कम होती है। और सबसे कम जो है साग, मतलब बहुत छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसमें, क्योंकि उसको बहुत कम मिलता है, लेकिन फिर भी से वो अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं और भोज्य पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं। इसी प्रकार से इसमें बहुत से जो पौधे होते हैं उसमें पुष्पन भी होता है जो कि यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की अवधि के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक शब्द आ रहा है दीप्तिकाल। इसके बारे में प्रश्न आता है दीप्तिकाल किसे कहते हैं या दीप्तिकालिता किसे कहते हैं, इसको नोट कर लेंगे। ये बहुत बार इसको पूछा गया है दीप्तिकाल क्या है इसके बारे में, ठीक है। तो दीप्तिकाल क्या है, तो यहाँ पर देखें कि बहुत से पौधे भी पुष्पन हेतु अपनी दीप्तिकालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए धूप पर निर्भर होते हैं। बहुत से प्राणियों के लिए भी प्रकाश इस रूप में महत्वपूर्ण होते हैं कि प्रकाश की तीव्रता और अवधि, यहां पर 2 चीज दिया गया है, प्रकाश की तीव्रता और अवधि। प्रकाश की तीव्रता और अवधि, प्रकाश की तीव्रता और अवधि को ही दीप्तिकाल कहा जाता है, ठीक है। यहां पर ये जो दीप्तिकाल जो होता है वो दैनिक भी हो सकता है, डेली के हिसाब से, है ना, और ये मौसमी भी हो सकता है। तो विभिन्नताओं की इसमें देखेंगे चारों ओर जो इसमें जीव जो होता है वो अलग अलग प्रकार की दीप्तिकालिता के आधार पर अलग अलग रेंज में उसको जीव को रखा गया है, जिसमें जनन और प्रवासी गतिविधियों का समय तय करने के लिए संकेत के रूप में इसको काम में लाया जाता है। पृथ्वी प्रकाश की उपलब्धता तापमान के निकट से संबंधित है क्योंकि दोनों का स्रोत सूर्य ही होता है, जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन हम देखें कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि अब तो ये मान लो ये भूपर पट्टी में जो है पेड़ पौधे हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जीव जो हैं वो समुद्र की गहराइयों में भी पाया जाता है, उसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जहां पर
सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता। तो उन लोग किस प्रकार से अपना भोज्य पदार्थ बनाते हैं? तो देखिए महासागर की गहराई, अब महासागर की गहराई कोई हर जगह निश्चित तो नहीं होगा, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है। लगभग यहाँ पर अनुमान लगाया गया है कि 500 मीटर से भी अधिक अगर है मान लो, है ना, गहराई जो है, तो वहां पर भी पर्यावरण निरंतर अंधकार में रहता है और वहां रहने वाले जीवों को मालूम नहीं होता है कि, है ना, सूर्य का प्रकाश तो जानते नहीं है। लेकिन एक और होता है ऊर्जा जिसका नाम है खगोलीय ऊर्जा। जिसका क्या नाम है? खगोलीय ऊर्जा। इस खगोलीय ऊर्जा का, है ना, उपयोग करके वो अपना भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे आगे, और इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस को बताया गया है। सूर्य प्रकाश है ना, अलग अलग ये रेंज में ये पेड़ पौधों पर आते हैं। पेड़ पौधे जो है ना, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को इन लोग जीव जंतु जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, और ये पेड़ पौधे जो है ना, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोज्य पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। जिसमें आप देखेंगे C6H12O6 प्लस 6O2 इसका निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ जल वाष्प का भी निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ये भोज्य पदार्थ है ना, भोज्य पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं और यहां से उसको जमीन से पानी मिलता रहता है। तो इस प्रकार से हम फोटोसिंथेसिस को अच्छे से समझ सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे प्रकाश का पौधों पर क्या प्रभाव है। प्रकाश का पौधों पर सबसे पहले प्रभाव तो हमने देखा कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, और अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। दूसरा हमने देखा कि इसमें जैसे लाइट के आधार पर, तापमान के आधार पर इसमें दिन में जो है स्टोमेटा ओपन होता है और रात्रि में स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। मतलब दिन में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी और रात में ये नहीं होगी। ठीक है, रात में पेड़ पौधे स्वयं श्वसन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम देखेंगे पौधे की वृद्धि और विकार का बनना, उतक का विभेदन, पुष्पन, पादप हार्मोन्स का संवहन, पौधों के अंगों के मुड़ने आदि पर भी प्रकाश का बहुत ही ज्यादा महत्व है। अनेक पुष्प जो होते हैं रात और दिन के हिसाब से अलग अलग अवस्थाओं पर खिलते हैं, है ना। यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम देखें रात में और दिन में, यहाँ पर देखते हैं रात में जो खिलने वाले पुष्प है उसका कलर जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, सफेद कलर का, है ना। और गति क्या है इसमें, प्रकाश के आधार पर गति का क्या प्रभाव है। तो पौधों द्वारा प्रकाश की तीव्रता के अनुरूप गति प्रदर्शित करना धनात्मक प्रकाशानुचलन कहलाता है, और गति की क्रियाएं जब पौधों के अंगों द्वारा बिना किसी दिशा के तय किए प्रदर्शित होता है तब इसे प्रकाशानुकुंचनी गतियां कहा जाती है। जैसे कि सूर्यमुखी का जो फूल होता है वो इसी के आधार पर अपना गति करते हैं, जिस प्रकार से वो प्रकाश पड़ता है ना उसी हिसाब से अपना जो है मूवमेंट करते हैं। ठीक है, जो हम लोग दीप्तिकालिता के बारे में देख रहे थे, दीप्तिकालिता है ना, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, नोट कर लेंगे आप लोग। पौधों की आकार की, कार्यकी और पारिस्थितिक पर प्रकाश की अवधि के प्रभाव को दीप्तिकालिता कहते हैं, है ना। तो दीप्तिकालिता के आधार पर पौधों को निम्न प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला आता है शॉर्ट डे प्लांट। सबसे पहले आता है शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, यह है शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट क्या है, मतलब इसमें किसी भी पौधे के पुष्पन के लिए दीप्ति काल से कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। ठीक, जैसे कि आप देखेंगे धतूरा है, जैंथियम है, धतूरा हो गया, जैंथियम है, साल्विया है और सोयाबीन है। इसमें हम देखेंगे तो जितना उनको निर्णायक जो दीप्ति काल चाहिए, प्रकाश अवधि चाहिए, उनसे भी कम उनको प्रकाश की आवश्यकता होती है, मतलब कम प्रकाश में भी अपना पुष्पन करते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है यहाँ पर दीर्घ प्रकाशी पौधे, जिसको कहा जाता है लॉन्ग डे प्लांट। नाम से स्पष्ट है लॉन्ग डे प्लांट। इन पौधों में पुष्पन के लिए, है ना, निर्णायक जो दीप्ति काल जो है उससे भी अधिक अवधि की प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे कि पालक है, मूली है, राई, इनको, है ना, अत्यधिक अवधि की प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसी क्रम में हम देखेंगे दिवस निरपेक्ष पौधे, मतलब डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट जो होता है, इन पौधों में पुष्पन पर प्रकाश अवधि का प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब कम अवधि रहे प्रकाश की चाहे अधिक अवधि रहे, इस पर उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि आप देखेंगे कॉटन, कपास,
कपास का जो पौधा होता है ना, उसमें पुष्पन के लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। टमाटर है, इनके लिए भी किसी प्रकार की दीप्तिकारिता की आवश्यकता, मतलब अधिक और कम प्रकाश की आवश्यकता की कोई जरूरत नहीं है। मिर्च है, मिर्च में भी इसी प्रकार से होता है, जो कि इसमें भी दीप्तिका जो है प्रकाश अवधि की किसी प्रकार की प्रभाव नहीं पड़ती। अगला है इसमें अगला है अल्प दीर्घ प्रकाशी पौधे। अल्प दीर्घ प्रकाशी पौधे मतलब इसमें इसको शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। शॉर्ट मतलब सबसे पहले पुष्पन के लिए कम प्रकाश अवधि की चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे अधिक प्रकाश अवधि की आवश्यकता चाहिए, है ना। तो इसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में गेहूं के शुरू में बहुत कम चाहिए रहता है प्रकाश अवधि, उसके बाद धीरे धीरे उसको ज्यादा प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। इसी क्रम में नेक्स्ट है दीर्घ अल्प प्रकाशी पौधे, जिसको कहा गया है लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट, है ना। सबसे पहले लॉन्ग मतलब शुरू में जो होता है पुष्पन के लिए पहले कुछ समय के लिए अधिक प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, फिर धीरे धीरे उनको कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, जैसे कि ब्रायोफिल्म, है ना। ब्रायोफिल्म को पहले अधिक दीप्तिकाली वाले प्रकाश चाहिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे कम चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जंतुओं पर प्रकाश का प्रभाव। जंतुओं पर प्रकाश का प्रभाव क्या क्या प्रभाव होता है, तो इसमें देखेंगे जंतुओं को प्रकाश अवधि, प्रकाश तीव्रता आदि पर निम्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। जैसे कि पहला प्रजनन, मतलब प्रकाश अवधि के आधार पर, है ना, इसको बांटा गया अलग अलग। प्रजनन में क्या है, अनेक जंतुओं के प्रजनन में प्रकाश अवधि का प्रभाव पड़ता है, जिस प्रकार से अभी पौधों पर पड़ रहा था उसी प्रकार से पेड़ जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। इसमें सबसे पहले जो इसको बांटा गया हुआ है, सबसे पहले है अल्प प्रकाशी प्राणी, मतलब प्राणी ऐसे होते हैं जिसमें अल्प प्रकाश की आवश्यकता होती है ना प्रजनन के लिए। यदि कुछ प्राणी है यहाँ पर हिरण है, भेड़ है ना, हिरण है, भेड़ है, हिरण, भेड़, बकरी, ये जो होते हैं अल्प प्रकाश अवधि, है ना। जब दिन की अवधि घटती है, जैसे कि अभी का समय जो वर्तमान जो अभी समय चल रहा है वो है ना शॉर्ट डे है ना, दिन की अवधि कम है, रात्रि बड़ा है, तो ऐसे समय में क्या है हिरण, भेड़, बकरी जो है प्रजनन करते हैं। इसी प्रकार से अगला दीर्घ प्रकाशी प्राणी। दीर्घ प्रकाशी प्राणी क्या है ना, ऐसे प्राणी जिसमें प्रजनन लंबी अवधि के दौरान होता है, जैसे कि आप देखेंगे टर्की में लंबी अवधि चाहिए रहता है। इसी प्रकार से दिवस निरपेक्ष जो प्राणी होते हैं डे न्यूट्रल एनिमल। डे न्यूट्रल एनिमल मतलब इन प्राणियों में प्रजनन पर दिन की अवधि अर्थात प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि आप देखेंगे खरगोश है, स्थली गिलहरी है, इन सब में प्रकाश अवधि की कोई प्रभाव नहीं पड़ती। इसी क्रम में अगला जो बिंदु है जैविक घटक का, वो है मृदा। मृदा किस प्रकार से जैविक घटकों पर प्रभाव डालते हैं अपना, तो देखिए मृदा जो है इस धरती पर अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार की मृदा होते हैं, ठीक है, जिसमें सभी स्थलीय पौधे जल तथा खनिज लवण को मृदा से ही प्राप्त करते हैं। मृदा में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव भी होते हैं वो पौधों की जीवन पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, है ना। पृथ्वी की चट्टान, जब पृथ्वी की चट्टानें जो है ताप दाब गर्मी के कारण से जब स्प्लिटिंग होते हैं, टूट जाते हैं, अवक्षेपित हो जाए, तो इसके अवयव जो है इस प्रकार से वो मिट्टी का निर्माण करते हैं। और इसमें खनिज लवण, कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल, ह्यूमरस, है ना, मृदा वायु और मृदा जीव इसमें पाए जाते हैं। मृदा के आधार पर पौधों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इसमें सबसे पहले देखेंगे अम्लोद्भिद। अम्लोद्भिद क्या है, तो इस प्रकार के जो मिट्टी होते हैं उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है ना। इसका पीएच मान जो है 7 से कम होता है। यह पौधे अम्लीय मृदा में पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो एजेलिस एक ऐसा पौधा है जो कि अम्लोद्भिद पौधे होते हैं। दूसरा है लवण मृदोद्भिद। यह पौधे लवणीय मृदा में पाए जाते हैं, जो कि ये मांसल वाले होते हैं, है ना, जिसको मैग्रो पौधा कहा जाता है, ठीक है। इसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा इस मिट्टी में ज्यादा पाई जाती है, इस कारण से इसमें लवण की मात्रा ज्यादा होती है। तो इस प्रकार के मिट्टी में भी पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बालुकोद्भिद। बालुकोद्भिद जो पौधा होता है इसमें बालू के कण बहुत ज्यादा होते हैं, रेतीले, रेगिस्तानी, है ना। जिसमें किस प्रकार के पौधे होते हैं, तो इसमें होता है गाजर हो गया, है ना,
गाजर उसमें उगाया जा सकता है, चुकंदर होते हैं, तरबूज होते हैं, खीरा होते हैं। इसमें इस प्रकार की मिट्टी में बहुत अधिक हम उपज ले सकते हैं इसमें। उसी प्रकार से आता है शैलोदभिद। यहाँ पर देखेंगे कि शैलोदभिद और दरारोदभिद लगभग चट्टान से संबंधित होते हैं, है ना। चट्टान की दरारें जो होती है वो, और चट्टान, तो चट्टान के ऊपर में भी कार्बनिक पदार्थ का जमाव जब हो जाता है तो बहुत सारे छोटे छोटे जो पौधे होते हैं जैसे कि शैवाल वगैरह उसमें उग जाते हैं, है ना। इसी प्रकार से दरार, चट्टानों की दरारों के बीच में भी कुछ पौधे जो है उग जाते हैं, जैसे कि हम देखेंगे आर्किड और फर्न जो होते हैं, ये चट्टानों की दरारों में अधिकतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इसमें मृदा का तापमान से क्या संबंध है, किस प्रकार से जीवों को प्रभावित करते हैं उसके बारे में देखें हम लोग। तो मृदा के तापमान का प्रभाव पौधों की विभिन्न क्रियाओं पर पड़ता है। जैसे कि हम देखें, सबसे पहले भूमि में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता, मतलब मिट्टी का टेम्परेचर जिस प्रकार से सेटलमेंट होगा उसी प्रकार से जीव भी वहां पर अपने आप को प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे भूमि में रोग पैदा करने वाले बीजाणु की सक्रियता जो है ना, ये भी मृदा के तापमान के ऊपर आधारित होता है। बीजों का अंकुरन, जैसे कि जब जमीन में गर्माहट होती है ना, तापमान अधिक अच्छा रहता है, तभी अंकुरन की क्रियाएं होती है। और अगर मिट्टी अगर ज्यादा बारिश के कारण से अगर बिल्कुल शांत हो जाए, ठंडी हो जाए, तो उसमें अंकुरन थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। इसलिए तापमान बहुत जरूरी है अंकुरन के लिए, ठीक है। जड़ों की वृद्धि और विकास के लिए भी तापमान चाहिए। जड़ों द्वारा जल का अवशोषण जो करना है वो भी तापमान के ऊपर डिपेंड करता है। भूमिगत तनों की वृद्धि, विकास, उपापचयी क्रिया के लिए भी तापमान जो है, मृदा का तापमान जो है बहुत ही प्रभावी होता है। इसी प्रकार से मृदा में कौन कौन सी जीव पाए जाते हैं इसके बारे में जरा देखें। तो मृदा में कवक, शैवाल, जीवाणु, निमेटोड, दीमक, केचुआ, मुलस्क है, आर्थ्रोपोडा है, ये सब जीव जो है, और अनेक प्रकार के बीजाणु मिल सकते हैं। मृदा में मिलने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है ना, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर कुछ ऐसे भी वहां पर जीवाणु होते हैं, जैसे कि फलीदार जो पौधे होते हैं, है ना, उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु जो होते हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और इस प्रकार से उस जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इनमें मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है, फर्टिलिटी जो है बढ़ जाती है, और इस प्रकार से अन्य जो और फसल जो हम उगाते हैं उसके लिए वो लाभदायक होता है। नेक्स्ट जो है अजैविक जो कारक है, उसमें वायु किस प्रकार से जैविक घटक को, जीव जंतु और पेड़ पौधों को कैसे प्रभावित करता है ना। तो यहां पर देखेंगे वायु एक महत्वपूर्ण कारक है ना, वायु एक महत्वपूर्ण कारक है। वायु का प्रवाह सदा अधिक दबाव से कम दबाव की ओर होता है। जैसे कि आप देखेंगे भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्र अधिक गर्म होते हैं और वायु का दबाव भी कम होता है। अतः पवन जो होते हैं, हवा जो होते हैं, है ना, या वायु होते हैं, उसका प्रवाह ठंडी उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की तरफ होता है और ऊंची पहाड़ों तथा समुद्री तटों पर सदैव तेज पवन चलती है, ठीक है। इसके बाद इसमें हम देखेंगे वायु का पौधों पर और क्या क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वायु के बहने के कारण से, है ना, तेज वायु अगर बह रहा है, चल रहा है, तो पौधों और वृक्ष जो है अत्यधिक हवा के कारण से, जैसे कि आंधी तूफान आने पर पेड़ पौधे जो है उखड़ जाते हैं, है ना, और शाखा जो है टूट जाता है। इसका हम उदाहरण अधिकतर हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते रहते हैं, ठीक है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से वायु की गति, है ना, अधिक तीव्र या कम होने पर वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होती है वो भी, उसकी दर भी अधिक या कम हो सकती है। इसी प्रकार से वायु द्वारा परागण में भी सहायता मिलती है। जैसे कि आप देखेंगे ये पुष्पों में, जैसे कि एक लिंगी पुष्प है या द्विलिंगी पुष्प है, उसमें जैसे कि अपने अपने हिसाब से, अगर मान लो द्विलिंगी पुष्प है तो स्वपरागण कर सकते हैं और एक लिंगी है तो पर परागण। तो यहाँ पर देखो वायु का बहुत ही महत्व होता है ना। वायु के चलने के कारण से उसमें जो परागकण जो होते हैं वो वर्तिकाग्र पर जाकर के सेटलमेंट हो जाते हैं। इस प्रकार से आगे जो है उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है और उसमें फल लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वायु के द्वारा परागण भी होता है। इसी प्रकार से वायु जो होता है बीजों तथा फलों के वितरण में भी सहायता करते हैं, है ना, हवा उड़ा करके कहीं भी बीजों को ले जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह। वायु द्वारा कवक है, शैवाल है,
जीवाणु हैं और अन्य सूक्ष्म जीवों के बीजाणु एक स्थान से दूसरे स्थान को सुगमता से हवा के माध्यम से पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि वायु जो है पौधों पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं। अब देखते हैं कि कोई भी जीव जंतु जो है, जैविक और अजैविक घटक जो है आपस में जब एक दूसरे में जो उसमें अनुक्रियाएं होती है ना, एक दूसरे जब स्पर्धाएं करती है अपने जीवन जीने के लिए, तो बहुत सारे अभी हमने देखा अजैविक जो घटक है, ताप है, प्रकाश है, ये लगातार जीवों पर अपना प्रभाव डाल रहे थे, तो फिर भी से वो अपने आप को एडाप्ट करते हैं वातावरण के हिसाब से। तो इसी को हम लोग समझने की कोशिश करें कि अनुकूलन क्या है ना, अनुकूलन के द्वारा ही कैसे जीव जो है आगे जो है अपना जीवन यापन करते हैं। तो अनुकूलन के बारे में देखते हैं। तो अनुकूलन को यहाँ पर मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है अकारकी, दूसरा होता है कारिकी और तीसरा होता है व्यवहारिकी, है ना, व्यवहारिक। ये तीन प्रकार से बांटा गया है, इसी पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, है ना। तो अनुकूलन का हम लोग परिभाषा देखते हैं। अनुकूलन जीव का कोई एक ऐसा गुण है जिसमें अकारकी, कारिकी, व्यवहारिक, है ना, ये होते हैं जो उसे अपने आवास में जीवित रहने के लिए और प्रजनन करने के लिए उसके योग्य बनाता है, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे आगे, सबसे पहले पादप में किस प्रकार से अनुकूलन होती है उसके बारे में चर्चा करें। तो कुछ मरुस्थलीय पादप जैसे कि हम देखेंगे नागफनी है और कैक्टस, नागफनी और कैक्टस, है ना, इसमें पत्तियां नहीं होती है क्योंकि ये मरुस्थलीय जीव होते हैं। और मरुस्थलीय जीव मतलब यहाँ पर मरुस्थल में पानी की कमी होती है और गर्मी ज्यादा होने के कारण से वहां पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होती है। तो यहाँ पर अपने आप को वाष्पोत्सर्जन से बचाने के लिए, है ना, इसमें एक बदलाव आ जाता है ना, पत्तियां जो होती है वो अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं। बल्कि यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कांटे पाए जाते हैं दोनों में, ठीक है, क्यूटिकल उपस्थित होता है और स्टोमेटा जो है धंसा होता है, अंदर धंसा रहेगा तब उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी, मतलब जल हानि को रोकने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, ठीक है। और यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो चपटे तनों के द्वारा होता है, ठीक। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें चित्र के माध्यम से अगर देखें तो ये देखिए इस प्रकार से है। ये आप जो देख रहे हैं ये है नागफनी, ठीक है, ये है आपका नागफनी, ठीक। अब ये है आपका कैक्टस, ये कैक्टस है, ये नागफनी है और कैक्टस लगभग दोनों एक ही प्रकार के हैं और दोनों जो है मरुस्थलीय पौधा है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आप देखेंगे दूसरा जो है अब पौधे में जो अनुकूलन हो गया, उसके बाद हम जीवों में अनुकूलन देखते हैं, जीवों में किस प्रकार से अनुकूलन होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे जीवों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ जीव जो होते हैं अजैविक कारक के प्रति अनुक्रिया करते हैं, है ना, और जिसमें तापमान सबसे प्रमुख होता है। जैसे कि आप देखेंगे तापमान का प्रभाव कैसे पड़ता है। आप जैसे कि गुंजन नाम की जो पक्षी है, ये जो है अपने आप को, है ना, ये क्योंकि ठंड में रहने वाली पक्षी है, तो जब वातावरण जो है उसके प्रतिकूल चले जाता है, मतलब ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंडी, है ना, तो उसके हिसाब से ये अपने आप को उन क्षेत्रों पर ले जाते हैं जिस क्षेत्र में उसके अनुकूल जीवन जीने के लिए वातावरण उपलब्ध होता है। इसी प्रकार से मरुस्थलीय छिपकली जो होती है ना, जो कि अधिक ताप को सहन नहीं कर सकती, तो अधिक ताप होने के कारण से अपने आप को क्या करते हैं, बिल या गड्ढा बना करके गहराई में अपने आप को ले जाते हैं और जब ये वेट करते रहते हैं, जब इसके अनुसार या इसके अनुकूल जब वातावरण जब हो जाता है तब ये फिर से वापस वो अपने मूल स्थान पर आ जाते हैं। इसी कड़ी में हम देखेंगे मरुस्थलीय जंतु जैसे कि ऊंट है, ऊंट के पैर में गद्देदार होते हैं ऊंट का पैर, और उसमें कुबड़ भी पाया जाता है ना, तो गद्देदार होते हैं उसको चलने में सहायता करते हैं, इसीलिए उसको ऊंट को मरुस्थल का जहाज भी कहा गया है, ठीक। कुबड़ के बारे में बात करें, कुबड़ में आप जानते हैं जब उसको लंबे समय तक अगर पानी और खाना वगैरह नहीं मिल पाता तो वहां से उसका जो वसा जो है वो टूटते हैं, इस प्रकार से उसको एनर्जी उनको मिलती है। इसी कड़ी में देखेंगे ज्यादा गर्मी होने पर मरुस्थलीय चूहा जो है, चूहा के बारे में बात करें, जो मरुस्थल में पाया जाने वाला जो चूहा है जो कि शरीर की वसा को तोड़ता है, जिस प्रकार से अभी बात की ऊंट के बारे में, उसी प्रकार से अपनी वसा को तोड़ता है जिसके कारण से उनके शरीर को जल की आपूर्ति होती है। तो इस प्रकार से टोटली जीवों में अपने अपने क्षमता के आधार पर, है ना, वातावरण में अपने आप को स्थापित करने के आधार पर इसमें अनुकूलन पाया जाता है। यहां पर एलन ने बताया है कि गर्म क्षेत्र की अपेक्षा, है ना,
यहाँ पर देखेंगे जीवों का शरीर जो है किस प्रकार से बना होता है अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से। गर्म क्षेत्र की अपेक्षा ठंडे क्षेत्र वाले जैसे कि स्तनी होते हैं, उनमें पूंछ है, कान है, थूथन है और पैर है। ठीक है, तुलनात्मक रूप से ना छोटे होते हैं। क्लियर? क्यों होते हैं? क्योंकि इससे क्या होता है, उष्मा हानि की उसमें जो क्षति होता है वो अगर इसकी आकृति जब अगर कम रहेंगे, है ना, इसके अंग जो है छोटे रहेंगे तो उसमें उष्मा की बचत होगी, है ना। जैसे कि हम चित्र के माध्यम से देखें, है ना, यहां पर गुंजन पक्षी है, ये गुंजन पक्षी है ना, ये वातावरण के हिसाब से अपने आप को दूसरे जगह ले जाते हैं। इसी प्रकार से ये जो आपके मरुस्थली जो छिपकली है ये भी अपने आप को, है ना, बिल बना करके अंदर जो है अनुकूलित कर लेते हैं। इसी कड़ी में हम देखेंगे ये चूहा जो है, अभी जो बात की एग्जाम्पल जो दिए थे उसी के अकॉर्डिंग है ये चूहा जो है बिल बना करके अपने आप को अनुकूलित कर रहे हैं, है ना। ऊंट जो है इस प्रकार की संरचना, जैसे कि कुबड़ की बात कर रहे थे, यहाँ पर कुबड़ दिखाई दे रहा है ना, इसके पैर जो है गद्देदार होते हैं जो कि इसको चलने में सहायता करते हैं। इसी कड़ी में हम लोग आगे देखेंगे जीवों का अजैविक कारक के प्रति किस प्रकार से अनुक्रिया होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, इसको ध्यान से सुनेंगे आप लोग। जीवधारियों द्वारा बाह्य वातावरण के साथ साम्यावस्था और संतुलन तथा प्रतिकूल वातावरणीय परिवर्तनों के बावजूद भी शरीर में स्थिर अनुकूलन, है ना, अंतः वातावरण को बनाए रखने की क्षमता समस्थैतिकता कहलाती है। ठीक है, किंतु बहुत से ऐसे जीवधारी होते हैं जो कि समस्थैतिकता बनाए रखने में सक्षम नहीं होते हैं। जैसे कि आगे बात करेंगे हम लोग नियंत्रण। सबसे पहले आता है नियंत्रण। ठीक है, नियंत्रण की बात करें तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम ही लोग हैं, है ना, हम मनुष्य हैं। हम लोगों में किस प्रकार से नियंत्रण पाया जाता है। जैसे कि हमारे शरीर का एक निश्चित ताप क्रम है। ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, जो डॉक्टरी तापमापी होता है उसमें हम अपने बॉडी टेम्परेचर को जब चेक करते हैं तो देखते हैं कि उसमें टेम्परेचर जो है दो प्रकार से हम देख सकते हैं वहां पर, एक तो फ़ारेनहाइट में देख सकते हैं, तो सेल्सियस में देख सकते हैं। सेल्सियस में अगर देखेंगे तो 37 रहेगा और फ़ारेनहाइट में जब देखेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट रहेगा। ठीक है, अगर इससे कहीं अधिक होता है तो हम समझते हैं कि हमको फीवर है, फिर अपना इलाज करवाते हैं। जस्ट हम देखें जब गर्मी बढ़ती है ना, तापमान जब हाई हो जाता है जैसे कि गर्मी के दिनों में, तो हमारा बॉडी जो है अपने आप को नियंत्रित कर लेता है पसीना निकाल करके। ठीक है, हमारे जो शरीर में स्वेट ग्लैंड होते हैं वहां से पसीना जब निकलता है तो ऑटोमेटिक हमारा जो शरीर है ठंडा हो जाता है। इस प्रकार से हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। जस्ट इसके विपरीत जैसे कि ठंडी का समय आता है तो ठंडी के समय आने पर हम अपने हाथ पैर को बिल्कुल आयतन को, शरीर के आयतन को बिल्कुल एक जगह सिमटने की कोशिश करते हैं और हम लोग जोर जोर से कांपना चालू करते हैं। ज्यादा ठंडी पड़ने पर हम लोग कांपते हैं। जैसे कि अभी का वातावरण चल रहा है, आप लोग अच्छे से अनुभव कर रहे होंगे, है ना, कपकपी के कारण से हमारे शरीर के जो अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो उष्मा रिलीज करते हैं और जो बॉडी के सतह पर आकर के हमको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में एक रेगुलेशन पाया जाता है ना, हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यही क्रिया जो है अन्य जीव जंतुओं में, जैसे कि नेक्स्ट बात करेंगे अनुरूपता। अनुरूपता में जब हम बात करेंगे तो अनुरूपता में जो होता है वो 99% जंतु में, साथ ही साथ पौधों में भी हम देखें, मतलब यहां पर देखिए नियंत्रण जो है पौधों में नहीं पाया जाता, ये केवल जीवों में पाया जाता है। एक चीज मैं भूल रहा था कि नियंत्रण केवल पौधों में पाया जाता है टेम्परेचर को कंट्रोल करने का। ठीक है, पौधों में बिल्कुल नहीं पाया जाता। ठीक, आगे देखते हैं। तो ये जो नियंत्रण करने की जो क्षमता होती है जीवों में, ये जो क्षमता होती है हर जीवों में नहीं पाया जाता। मतलब 99% जो जंतु होते हैं, है ना, और सभी पौधे किसी स्थिर अनुकूल अतः वातावरण में या उसको बनाए रखने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इसके आधार पर हम नियंत्रण की क्रियाविधि के अभाव को हम देखें तो इस प्रकार से जंतु जो होते हैं वो, है ना, अलग अलग प्रकार, जैसे कि यहाँ पर उष्मक्षेपी कहलाएगा इस प्रकार के जंतुओं को। इसी को हम कोल्ड ब्लडेड कहेंगे, मतलब शीत रुधिर वाले जीव कहेंगे, या इसी को विषमतापी भी कहते हैं, है ना। बहुत से जलीय जंतुओं की परासरण सांद्रता स्थिर नहीं होती है। जल की परासरण सांद्रता बदलने के साथ साथ इनके शरीर तरल की सांद्रता भी क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। अतः वे सभी जीवधारी जिनका शरीर ताप और शरीर तरल परासरणी व्यापक वातावरण के साथ परिवर्तित होता है उसी को अनुरूपक कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट ये देखिए, जैसे हमें गर्मी लगती है तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है ना, ठीक है, और जब ठंडी लगती है तो हम लोग कांपने लगते हैं। तो ये भी अपना
संतुलन बनाए रख रहा है और ये भी संतुलन बनाए, तो ये है आपका कंट्रोल में है ना। अब ये भी अपने आप को कंट्रोल में रख रहा है, ठीक है। तो ये क्षमता जो है केवल जीवों में पाया जाता है ना, पौधों में नहीं पाया जाता। आगे आंशिक नियंत्रक। आंशिक नियंत्रक क्या है? कुछ जंतु अनुरूपक और नियंत्रक के बीच मध्य की स्थिति में रहते हैं, ठीक है। कुछ जो है नियंत्रित करता है, कुछ जो है नियंत्रित नहीं करता है। तो इसी के आधार पर हम देखें तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अभिगमन या अस्थायी निष्क्रियता, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहला आता है अभिगमन, माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, ठीक है, लेकिन वो परमानेंटली नहीं रहते, वो जब वातावरण उसके अनुकूल होगा तो फिर वापस आएगा वो। क्लियर? तो यहां पर देखेंगे जैसे कि ये क्यों जाता है, इसके पीछे बहुत सारा कारण है। हो सकता है कि उसको भोजन न मिल रहा हो उस जगह में, उसके लायक अनुकूल वातावरण न हो, ठीक है, और आवास है, अन्य कारक हो सकता है। तो इस प्रकार से वो अपने आप को ले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर साइबेरिया पक्षी है ना, जो है उड़ करके भोजन और उपयुक्त वातावरण की खोज में उड़ करके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अर्थात भरतपुर राजस्थान में ये चले जाते हैं। इसी प्रकार से अस्थायी निष्क्रियता में कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाते हैं, जिसमें बहुत सारे जीव है। जैसे कि आप है शीत निष्क्रियता आएगा इसमें। शीत निष्क्रियता मतलब जैसे कि भालू है, ध्रुवी भालू जो होता है अपने आप को अनुकूल स्थिति में ले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ग्रीष्म निष्क्रियता मतलब इस निष्क्रियता मतलब अपने आप को इनएक्टिव कर लेता है कुछ समय के लिए, है ना। उसी प्रकार से ग्रीष्म निष्क्रियता जैसे कि घोंघा वगैरह होता है ना, ये भी अपने आप को उस समय जब गर्मी जब बढ़ती है तो अपने आप को इनएक्टिव कर लेते हैं, है ना। इसी प्रकार से डाइपॉज, डाइपॉज में मेंढक इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ये भी अपने आप को छुपा करके रखते हैं, है ना। ये जैसे कि देखिए ये आपका पक्षी है, साइबेरियन क्रेन है ना, ये आपका टर्की पक्षी है, ये घोंघा है, ये भालू है, और ये किस प्रकार से अपने आप को ये डाइपॉज की स्थिति में मेंढक जो है अपने आप को छुपा करके दारों में रखते हैं, ठीक है। तो आज के इस सेशन में मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा, और आगे का जो चैप्टर है उसको नेक्स्ट डे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।